हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन जस्ट शॉर्टेस्ट टाइम गाइस। इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसके टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सो दैट क्विक रिवीजन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेलीग्राम चैनल आपको अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए जरा, फिजिकल क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फिर चाहे वो मास हो, लेंथ हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, टाइम हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कुछ भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, आप जिनको मेजर कर सकते हैं उन सबको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की होती हैं: फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेसिकली हम एंगल्स जो होते हैं ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप कभी भी 2 डायमेंशन में कोई भी एंगल मेजरमेंट करोगे तो आप उसको प्लेन एंगल बोलोगे, और कभी भी कोई भी आपने 3 डायमेंशन में जो एंगल मेजर करोगे ना उसको आप सॉलिड एंगल बोलोगे। जैसे कि सॉफ्टी या फिर एक कोन में आप एंगल देखते हो तो वो कैसा एंगल है, वो सॉलिड एंगल है। क्लियर नाउ। अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी की। देखिए जरा, फंडामेंटल क्वांटिटी हम उन क्वांटिटी को बोलते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी का। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं ना तो मुझे लेंथ और ब्रीड्थ को बताना पड़ेगा, या मुझे पता होना चाहिए। तो एरिया डिपेंड करता है लेंथ और ब्रीड्थ पे। इसी तरीके से डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर मुझे मास और वॉल्यूम पता होगा तब जाके मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। जबकि मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो भाई मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और ये सातों के सातों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मास के बारे में बताना है तो मुझे लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, टाइम से, टेम्परेचर से, करंट से कोई। ये जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड किसी भी तरीके से नहीं करती। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर बताना है तो भाई मास का कोई लेना देना है ही नहीं। क्लियर नाउ। अब इसके बाद ना क्या होता है कि अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी बात करता हूं तो डिराइव्ड क्वांटिटी काउंटलेस है। फिजिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो आपका विस्कोसिटी हो, या फिर आपका जो है ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, या आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना, कहने का मतलब है वो सारी की सारी फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज में ही आएंगी। क्लियर। तो ये काउंटलेस है। नाउ अगर मैं बात करता हूं भाई इसमें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए ना आपको हर एक क्वांटिटी का एक डायमेंशनल सिंबल होता है। जैसे कि मास को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, लेंथ को हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, टाइम को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, टेम्परेचर को हम कैपिटल के से दिखाते हैं, केल्विन का के। ये क्या है, डायमेंशनल सिंबल है। बोला सर ये डायमेंशनल ये फॉर्मूले वगैरह की क्या जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा काम है। जैसे आपको पता है ना यहाँ पे कि मोमेंटम, जैसे आपको पता है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी से मिलकर बना है, इसी तरीके से फोर्स कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। तो ये हमें पता पड़ता है डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। जैसे कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है। नाउ अब क्या करना है कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए मैं चेक करूंगा कि भाई लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है। तो मैंने लिखा लेंथ का एल है। नाउ अभी क्या होता है ना, ब्रीथ, ब्रीथ चेक करो कि इनमें से ब्रीथ किसे लिख सकते हो। क्या मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ब्रीथ है, इलेक्ट्रिक करंट ब्रीथ है? नहीं। तो ब्रीथ को आप लेंथ ही लिखेंगे। ब्रीथ मतलब चौड़ाई। आप इसको मीटर सेंटीमीटर मेजर करोगे तो लेंथ को भी आपने एल लिखा, ब्रीथ को भी एल लिखा, तो ये हो गया एल स्क्वायर। इसी तरीके से आपने कोई भी फॉर्मूला बनाया, जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने बनाया, तो ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो आप चेक करो कि भाई डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो है क्या एक्चुअल में, ये डिस्टेंस है कि नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से। तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हो लेंथ। तो भाई ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम।
है कि नहीं नाउ। तो लेंथ का आप डायमेंशनल सिंबल देखो L और टाइम का डायमेंशनल सिंबल T, तो ये देखो क्या बन गया L, T ऊपर जाएगा तो पावर -1 तो LT-1। अब एक्सेलरेशन का देख लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी जस्ट आपने वेलोसिटी का बनाया है LT-1, तो LT-1 अपॉन टाइम का डायमेंशनल सिंबल देखो T, तो ये हो गया T। अब ये ऊपर जाएगा तो LT-2। इसी तरीके से वही फोर्स, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला बस ये तो पता होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चेक करो, मास को आप क्या लिखते हो, कैपिटल M, यहां से M, और एक्सेलरेशन का देखो जस्ट आपने ये बनाया है तो MLT-2 ऐसे बना सकते हो। अब आप तमाम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब चेक करो, फोर्स का आपने जस्ट अभी बना दिया MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, तो कितना बन गया ML²T-2। इस तरीके से आप बहुत बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बस आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला बनाते हैं जैसे कि पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। अभी क्या करेंगे, वर्क का देखो जस्ट आपने नीचे से बनाया यहां से, तो वर्क का आपने बनाया है ML²T-2 बनाया है, और टाइम का होता है T, तो ये क्या बन जाएगा ML², ऊपर जाएगा तो T-3। क्लियर है। तो आप इस तरह से फॉर्मूले बनाएं, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये पता पड़ जाता है कि जैसे पावर में मास कितना यूज हुआ है, मास की कितनी पावर, लेंथ की कितनी पावर यूज हुई है, टाइम की कितनी पावर यूज हुई है। क्लियर हुआ, ये इसका यूज होता है। आगे इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को हम अभी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड डायमेंशनली। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी या कुछ भी डिपेंड्स ऑन लगा मिल जाए, बस कोई भी क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी ना, और कह रहा है कि भाई उस क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से एक मेन फॉर्मूला डिराइव करो, तो कैसे करेंगे, तो देखो जरा, टाइम पीरियड तो हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल T, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड्स ऑन, तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया। इसके बाद इफेक्टिव लेंथ, तो भाई इफेक्टिव लेंथ के लिए हमने क्या किया, इफेक्टिव लेंथ के लिए हमने क्या किया कि यहां पर स्मॉल l लिखा। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने यहाँ पे स्मॉल g लिखा। देन समझो यहां पर जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमने एक कांस्टेंट k लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपको करना है कि यहां पर ना l के ऊपर पावर लगा दो a और g के ऊपर पावर लगा दो b, ये आपका मेथड है। अब आपने क्या किया कि भाई डायमेंशनल सिंबल बना दिया इसका, टाइम को हम कैपिटल T लिखते हैं, के का कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं होता। इसके बाद लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल L, और G का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई देखो अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था LT-2, तो यहाँ पर LT-2 लिख दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या कुछ भी है तो एक्सेलरेशन। चलिए अभी देखो पावर लगी हुई थी, एज इट इज लगा दी। अब सबसे पहले पावर कंपेयर करेंगे, M तो है नहीं तो M की जगह लिखना नहीं है, L की पावर कंपेयर किया तो भाई यहाँ पे L है नहीं तो हमने इसको 0 लिखा। इसके बाद यहाँ पे देखो L के ऊपर पावर A है तो मैंने लिख दिया A, यहाँ पे L के ऊपर पावर 1 है और 1 का इंटू B से तो B आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो T के ऊपर पावर यहाँ पे 1 तो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे T नहीं है ना, यहाँ पे T है, T के ऊपर पावर -2 तो -2 का इंटू B से तो -2 भी हो गया। तो यहाँ से मैंने B की वैल्यू निकाली -1/2 और इसी तरीके से A की वैल्यू निकाली 1/2। अब इसको उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जो कि ये है। अब A की जगह 1/2, B की जगह -1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट और माइनस का मतलब है अपॉन में भेज दो इसको, तो ये फॉर्मूला बन गया। भाई k की वैल्यू 2π होती है, इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना है, अदरवाइज k लिख के छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को बनाना होता है नाउ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंचेंगे। देखिए जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हैं, वेट, हाँ जी भाई, तो जब भी आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो भाई मेज़रमेंट के ना दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है। अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट स्केल या इंची टेप वगैरह से मेज़र कर लो वो डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड जो जिसमें आप किसी स्केल या
एनजी टाइप का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरालैक्स मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, अलग अलग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से पैरालैक्स मेथड। अभी पैरालैक्स मेथड का यूज़ हम लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि प्लेनेट हो गए, मून हो गए या स्टार हो गए। अब इस मेथड में होता क्या है कि आप अर्थ के 2 पॉइंट से, कहाँ से, अर्थ के 2 पॉइंट से किसी भी प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे। ये प्लेनेट पी हो गया, ठीक। तो आपने मान के चलो यहाँ से ऑब्जर्व करा कुछ इस तरीके से। अब आप अर्थ के दूसरे पॉइंट से ना इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। अभी क्या होता है ना कि आपको एंगल की जरूरत पड़ती है यहाँ पे कि एंगल कितना हो गया। तो अब एंगल की जरूरत पड़ी आपने, तो क्या किया कि भाई एंगल को सही से सटीक तरीके से मेजर करने के लिए आपने इस प्लेनेट से बहुत दूर कोई स्टार होता होगा, आपने उसको मेजर किया, उसको आपने ऑब्जर्व करा। तो जब आपने उसको देखा तो ये स्टार बहुत दूर था। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टार, कोई भी चीज़ जो बहुत दूर होती है ना हमसे, उससे आने वाली लाइट रे एकदम स्ट्रेट होती हैं। तो हमने इसका एंगल जो है ना वो लिख दिया θ1, ठीक। तो ये दूर वाले स्टार को क्यों मेजर करा, क्योंकि दूर वाले स्टार को हमने इसलिए मेजर किया क्योंकि दूर से आने वाली जो लाइट रे होती हैं वो एकदम स्ट्रेट नजर आती हैं, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर एंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इसको मेजर किया, ये हो गया θ2। ये मैं आपको बता रहा हूँ पैरालैक्स मेथड में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो भाई ये वाला एंगल θ1 अल्टरनेट और ये वाला एंगल θ2 अल्टरनेट। तो आप भी देखेंगे भाई ओवरऑल ये एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या, θ1 प्लस θ2। क्लियर नाउ। अब ये जो है ना ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, यही तो डिस्टेंस है प्लेनेट की, ठीक। एक्चुअल में ये क्या है, इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूं रेडियस। क्या बोलता हूं, रेडियस। ये क्या है, ये है अर्थ के जो 2 पॉइंट है, इसको बोलता हूं आर्क। और एंगल तो आपको पता ही है। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है ना, रेडियस का मतलब है यहाँ पे, रेडियस का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, ठीक। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट। नाउ अभी समझना, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक, और रेडियस है डिस्टेंस। तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, आपका काम बन जाएगा। आर्क क्या है, सॉरी रेडियस निकालनी, हाँ जी, सॉरी रेडियस की जगह आप यहाँ पे लिखें एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्क अपॉन एंगल। और एंगल किस में, एंगल आपको लेना है रेडियन में, ठीक है। तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं और एंगल किस में लेना है, रेडियन में। तो अगर आपको 360 डिग्री दिया हुआ है तो आप यहाँ पे π/180 का इंटू कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर पाई में ये कन्वर्ट हो, मतलब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। पैरालैक्स मेथड से हम डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके कुछ यूनिट्स होती हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर कर रहे हैं मास को, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई 50 kg है, हाँ, या फिर आप बोल सकते हो 50 ग्राम है, या फिर आप बोल सकते हो 50 क्विंटल है। तो एक्चुअल में क्या है कि भाई कभी भी किसी वैल्यू को मेजर करने के बाद उसके पीछे जो आप लगाते हैं ये उसका सरनेम, मतलब उसकी यूनिट होती है। तो यूनिट मेजरमेंट की बेसिकली हमारे पास 3 से 4 सिस्टम होते हैं। जैसे कि जो जो पहले जो सिस्टम चलता था जिसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम, देन FPS सिस्टम, देन MK सिस्टम। टाइम आगे बढ़ा तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। क्लियर है। नाउ अभी समझो कि SI सिस्टम जो है, जो हम आज यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ये MK सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है। अभी देखिए इन अलग अलग सिस्टम में क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताना है मास के बारे में। तो जो CGS सिस्टम है उसमें जो मेजरमेंट था वो कुछ इस तरीके था कि C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, मतलब जो लेंथ होगी वो आप CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करते थे। आज हम फुट में या फिर जो है मीटर में या किलोमीटर में मेजर करते हैं। आप CGS सिस्टम में लेंथ को सिर्फ सेंटीमीटर में मेजर करते थे। इसी तरीके से जो मास है आप उसको ग्राम में मेजर करते थे और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते थे। क्लियर। चलिए इसके बाद FPS सिस्टम, ये बेसिकली ये आपका फ्रेंच सिस्टम था। आप इसमें क्या कि लेंथ को आप फुट में मेजर करते थे, मास को आप पाउंड में, एंड टाइम को सेकंड में, इसलिए बना FPS सिस्टम। MK सिस्टम में क्या हुआ कि आप लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे,
मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और ऐसा ही हम आज यूज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा आज का ऐसा सिस्टम, ये एमके सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है। और आपने इससे पहले ये जो टेबल्स देखें, ये सब कुछ आपको एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही दिखाई जा रही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएंगे। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन क्या होता है? देखो, तो एक्यूरेसी का मतलब है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उससे कितना मिलता जुलता हमारा आंसर आ रहा है, उसके कितने करीब हमारा आंसर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। जबकि प्रेसिजन का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करें तो कितनी ज्यादा बार वही आंसर हमारा रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिजन। या दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि भाई डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक आप उसको सही से मेजर कर पा रहे हो, उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमारी होती है। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं किसी चीज को 2.34 सेंटीमीटर तक मेजर करा है और किसी वैल्यू को मैंने 2.34446 तक मेजर करा है, हाँ, तो भाई ये वैल्यू मेरी ज्यादा प्रिसाइज है और ये वैल्यू कम प्रिसाइज है, क्योंकि इसकी लिमिट, ये इसको मैंने ना ज्यादा रिजॉल्व कर पाया हूं। क्लियर है? तो भाई जितना ज्यादा मैं डेसिमल के बाद उसको रिजॉल्व कर पाऊंगा, उतनी ज्यादा प्रेसिजन। और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट मैंने रिपीट किया, अब ये जो बार बार मेरा सेम आंसर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर जो प्रेसिजन है वो कैसी है? हाई है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखो, यहां पर देखना कि ये मेरा मेन टारगेट है, ठीक, और ये मेरा जो है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट जो है मेन टारगेट या ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, तो इसकी एक्यूरेसी तो लो है, लेकिन आप देख रहे हो सेम रिजल्ट आ रहा है बार बार, तो प्रेसिजन इसकी हाई है। जबकि यहां पर देखो कि भाई टारगेट के करीब है तो एक्यूरेसी भी बहुत है इसकी, और बार बार रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसकी प्रेसिजन भी हाई है। अब यहां पे देखना कि टारगेट के करीब है सारे के सारे आंसर, तो भाई एक्यूरेसी तो हाई है, लेकिन जो रिजल्ट है ना बार बार अलग अलग सा आ रहा है, तो यहां पे प्रेसिजन लो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और यहां पे जानेंगे कि एरर वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं। देखो, एरर का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपने मेजरमेंट करी, तो मेजरमेंट आपने जो की, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एरर। ठीक, फॉर एग्जांपल कि भाई आप कोई भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर की है और आपने जो है 9.9 सेंटीमीटर मेजर कर ली, तो एरर कितनी कर दी आपने? 0.1 सेंटीमीटर की। क्लियर है? नाउ अभी क्या होता है, एरर में एक सबसे इंपॉर्टेंट एरर होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर होती है रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण। फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास ये स्केल है, अभी ये स्केल ना ये 1.1 सेंटीमीटर मेजर कर पाती है और 1.2 सेंटीमीटर, लेकिन ये 1.15 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर पाती। मतलब तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है इस स्केल की, है ना, कि भाई ये और छोटा मेजरमेंट नहीं कर पाता, तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो भाई कोई भी एरर जो इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन के कारण हो, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखें कि हमारी जो नॉर्मल स्केल है वो 2.1 सेंटीमीटर तो मेजर कर लेगी और 2.2 सेंटीमीटर मेजर कर लेगी, लेकिन 2.15 इसके बीच का वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगी। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे इस डिवाइस की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो जो एरर इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के कारण होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब इसमें देखना, इंस्ट्रूमेंट के कारण एक और प्रॉब्लम होती है, जीरो एरर। जैसे कि वर्नियर स्केल में होता है ऐसा, वर्नियर स्केल में, है ना, वर्नियर स्केल में दो स्केल होती हैं, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल और एक होती है मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो जब कोइंसाइड नहीं कर पाती तो वहां पर जीरो एरर आती है। और ये क्यों हुआ? ये इस स्केल के, वर्नियर कैलिपर के, ये रॉन्ग कैलिब्रेशन के कारण या गलत डिफेक्ट के कारण, मतलब उसके मैं कहूंगा कि भाई उसके कंस्ट्रक्शन के कारण ऐसा हो जाता है। अब ग्रॉस एरर में देखेंगे भाई, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो और आप उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं, तो वो ग्रॉस एरर की कैटेगरी में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कुछ। हाँ, अभी देखो, अभी आपने क्या समझा कि एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने जो है ना 5-6 बच्चों ने जो है एक्सपेरिमेंट किया, अब सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो किसी को पता ही नहीं है कि ट्रू वैल्यू कौन सी है। तो आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका जो एवरेज होता है अलग अलग वैल्यू का, उसको आप ट्रू वैल्यू की तरह यूज करते हैं।
क्या कहा, जब अपन को ट्रू वैल्यू नहीं पता होती तो एवरेज निकालते हैं सभी वैल्यू का और उस एवरेज वैल्यू को ही आप ट्रू वैल्यू मानते हैं और उसको आप बोलेंगे ए मीन। तो ए मीन क्या होता है, आपने पहली बार का रिजल्ट, दूसरे बार का रिजल्ट, तीसरे बार का रिजल्ट, चौथे बार का रिजल्ट और ये आपके कितने ही बार करो उसका रिजल्ट जो आ रहा है उसको आपने बोला ए मीन। ठीक, अब इसका अब एक्चुअल में क्या होता है ना, आपने ए मीन निकाला, कुछ ही वैल्यू निकल के आएगी तो आप इस ए मीन को ही आप क्या ट्रू वैल्यू की तरह यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। अभी क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए आपने ए मीन हो गया तो आपने निकाला डेल A1, पहली वाली वैल्यू में कितनी एरर आई, तो ट्रू वैल्यू की जगह आप क्या लिखोगे, ए मीन माइनस पहली वाली वैल्यू। अब आपने दूसरी वाली में एरर निकाली, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या थी, तो ए मीन माइनस सेकेंड वैल्यू। तो ये जो आपने डेल A1 डेल A2 क्या है, ये पहली वैल्यू में एरर, दूसरी वैल्यू में एरर। अब जब आप फाइनली निकालते हैं ना कि भाई एक मिली जुली एरर में पता कर लूं ओवरऑल एरर क्या है, तो आप इन सभी वैल्यू का एक एवरेज निकालते हैं। इन सभी वैल्यू के एवरेज को आप बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी फाइनल एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलिए, या एन। ठीक, तो आप इसको बोलते हैं डेल ए मीन। तो यहां से आपको पता पड़ जाता है कि भाई ओवरऑल कितनी एरर हुई है। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा आसान शब्दों में। अब इसके बाद होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम कैसे बोलते हैं, डेल ए मीन अपॉन ए मीन। ऐसे करोगे तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसी वैल्यू में इंटू कर देंगे 100 का तो आपको यहां पर मिल जाएगी 100% का अगर आप इंटू कर देंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। क्लियर है, कभी भी आपको सॉल्व करना है तो आप आराम से इसी फॉर्मूले को याद करेंगे और हो जाएगा। अभी देखो, जब भी आप ना कभी भी हम एरर करते हैं तो एरर 5 तरीके से हो सकती है। या तो देखो, आपके पास एक वैल्यू है, एक लेंथ, एक रॉड है, फिर आपने दूसरी रॉड है, अब आपने इसमें भी कुछ एरर कर दी, हाँ, और आपने इसकी मेजरमेंट में कुछ एरर कर दी, तो इसकी एरर हो गई डेल ए और इसमें एरर हो गई डेल बी। अभी क्या होता है, अगर आप दो वैल्यू को ऐड करोगे तो ऐड करते समय भी एरर हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी एरर हो सकती है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एरर, डिवीजन करेंगे तब भी एरर, और पावर में करोगे तब भी एरर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एरर तो हमेशा होगी। तो जब हम दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो एरर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर का क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या एक्सपेंड करेंगे पावर में तो एरर का क्या होगा। तो ये सारी चीजें अब हम समझने वाले हैं। तो देखो, जैसे मान के चलो आपके पास कभी दो वैल्यू हैं 10 सेंटीमीटर और आपने इसमें छोटी मोटी एरर कर दी, प्लस माइनस का मतलब है कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है 20 या चलो ठीक है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो अगर आपको एरर एडिशन की बात करें ना, तो एडिशन की बात करें तो हमेशा याद रखो कि मेन वैल्यू में आपको ऐड करना था, तो आपने मेन वैल्यू को तो ऐड कर दिया, लेकिन एरर हमेशा ऐड होंगी। 0.1 और 0.2 कितना हो जाएगा, 0.3। तो हमेशा याद रखो एरर क्या होंगी, डेल ए प्लस डेल बी, एरर हमेशा ऐड होंगी। जबकि सब्ट्रैक्ट अगर आपको करना है ना तो 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और माइनस 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना तो आप क्या करेंगे, लेट से ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें से अगर आपने बी माइनस ए कर दिया तो 10 सब्ट्रैक्ट करते तो 10 आ गया प्लस माइनस, लेकिन एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, एरर हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड। तो भले ही आप ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, एरर हमेशा क्या होंगी, एरर हमेशा ऐड ही होंगी, क्योंकि गलतियां कभी भी कैंसिल नहीं होती हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने दो वैल्यू ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो इनकी एरर का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया होगा। हाँ, तो अब एरर किस तरह से एक्सपेंड होगी, एरर किस तरह से बढ़ेगी, तो देखो जो रिजल्ट है हमारा उसमें जो एरर आएगी दैट विल बी डेल जेड अपॉन जेड, और जो कभी भी जब आप दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में जो एरर होगी वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में जब आप दो वैल्यू का डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय जो एरर होगी उसका क्या होगा, तो फाइनली अगर आप एरर को चेक करना चाहते हैं कि डिवीजन में एरर कितनी हुई तो आप इस तरह से एरर को चेक कर सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अभी देखिए, तो यहां से हम समझते हैं कि चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, एरर का जो परिणाम है वो सेम होगा। इसी तरीके से चाहे आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, एरर का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। अब हम बात करेंगे पावर में क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर,
ठीक, तो भाई x में जो एरर होगी तो पावर करने से क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, देखो ये 2 को ले आओ आगे और ये बन जाएगा डेल x अपॉन x। ठीक, तो जैसे मान के चलो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है z की वैल्यू है a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, तो आप इसको ओपन करेंगे मतलब एरर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा a क्यूब 3 आ जाएगा आगे, ये यहाँ पर a की जगह लिखोगे डेल a अपॉन a प्लस बी स्क्वायर तो 2 आ जाएगा आगे और b की जगह लिखोगे डेल b अपॉन बी। इस तरह से आप यहाँ पर पावर में भी एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का। आप इन सभी नोट्स को एकदम शॉर्ट में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप सर्च कर सकते हैं अभिषेक साहू सर फिजिक्स, और आप वहां पर इन नोट्स के को भी सर्च कर लेना तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए जल्दी से लेकर के आ सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।